हिस्ट्री का ये आपको पार्ट 17 का पार्ट 17 के अंतर्गत अध्याय 24 है। आपको युद्धोपरांत राष्ट्र या प्रदेश उनको यहाँ पर हम देखते हैं। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर जो पेज नंबर 463 है उसको यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव के जो नतीजे हैं उसको देखिए। यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। उससे कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका केंद्रीय व्यवस्था में सेंट्रल असेंबली की 102 में से 57 सीटों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनाव इसने बंगाल, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम में भी असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। जहां की मुस्लिम लीग यह दावा कर रही थी कि ये पाकिस्तान के हिस्से। अब मुस्लिम लीग का प्रदर्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन यहाँ देखिए क्या है। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन देखिए। मुस्लिम लीग इसे 86.6% मुस्लिम वोट मिले। 86.6% मुस्लिम वोट में केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा कर लिया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनाव में इसने बंगाल एवं सिंध में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव के विरुद्ध इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई। पंजाब देखिए यहाँ पर क्या पंजाब यहाँ यूनियनवादी कांग्रेस एवं अकाली गठबंधन ने खिज हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखिए। इन चुनाव पूर्ववर्ती विद्रोह परिलक्षित होने वाले सशक्त ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का स्थान पर सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहा। इसके निम्न कारण थे। पहला आपको देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति, दूसरा देखिए सीमित मताधिकार देखिए। प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या केवल 10% हिस्से ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या केवल 1% भाग मताधिकार के योग माना गया। यानी कि क्या कैबिनेट मिशन बाद फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, भारत सचिव सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरेलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए था। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। देखिए अब अंग्रेजों की भारत से वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी। सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता से उनकी विजय निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवाद अब समाज के उन वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका था जो कि अब तक इस प्रक्रिया से अछूते थे। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1939 के अंत तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियों की जो व्यवस्था स्थापित हुआ धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इसका प्रमुख कारण इन सेवाओं में भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व था। सेवाओं का भारतीयकरण था। इन सेवाओं के भारतीयकरण से यूरोपियों में असंतोष बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उनकी सुरुचि इन सेवाओं के प्रति कम होने लगी। इसके साथ नौकरशाही एवं सरकार भक्त तबके में भी असंतोष बढ़ने लगा। लंबे विश्व युद्ध के कारण भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थी तथा धीरे धीरे दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था। अंग्रेज सरकार की साम्यवादी एवं दमनकारी नीति की अपनी कुछ सीमाएं था। साथ ही इसमें विरोधाभास प्रकट होने लगा था। जैसे कि क्रिप्स मिशन के उपरांत सरकार पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़कर केवल सीमित समझौते की नीति पर ही चल रही थी। जब अहिंसक असहयोग आंदोलन को दबाने के सरकार ने दमन का सहारा लिया तो उसका फांसीवादी चेहरा अनावृत हो गया था। जब सरकार ने आंदोलन के विरुद्ध दमन का सहारा लेने से बचने की कोशिश की तो नौकरशाही हताश हुई तथा सरकार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई। सरकार तो कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखाए जाने से उसके भक्त असंतुष्ट हो गए। सरकार की इन विरोधाभासी नीतियों का नौकरशाही असमंजस की स्थिति में फंस गई जो कि अभी तक सर्वश्रेष्ठता की भावना पाले हुए था। किसी भी स्थिति में भारतीयों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था। चुनाव के उपरांत विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकारों के गठन से यह स्थिति और जटिल हो गई था। नौकरशाही एवं राजभक्त असमंजस के दलदल में आकर डूब गए।
चौथा देखिए आपको संविधानवाद या कांग्रेस, देखिए संविधानवाद या कांग्रेस राज ने भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को और सशक्त बना देता, राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को और तेज कर दिया। आज़ाद हिंद, पांचवा देखिए आपको आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, उसे सरकार सख्ती में आ गई। तदुपरांत रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह से सरकार के सम्मुख यह बात स्पष्ट हो गई कि अब वह सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि यदि कांग्रेस ने अब कोई आंदोलन प्रारंभ किया तो उसे प्रांतीय कांग्रेसी सरकार भी खुलकर सहयोग प्रदान करेगी। छठा, तत्कालीन परिस्थिति में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था, अंतिम शासन व्यवस्था। किंतु अब यह व्यवस्था असंभव प्रतीत होने लगी थी, क्योंकि सरकार के पास अब पर्याप्त संख्या में दक्ष अधिकारी नहीं थे। सातवां देखिए ब्रिटिश सरकार भी सोचने में विवश हो गई कि जन आंदोलन के दैत्य को दफन करने के भारतीयों से समझौता अपर्याप्त हो चुका है, तथा भविष्य में भारत ब्रिटिश संबंध को अच्छा बनाए रखने का एकमात्र ही उपाय है। फिर देखो ब्रिटेन में भी सरकार उच्च नीति नियामक यह महसूस करने लगे कि अंग्रेजों के सम्मानपूर्वक वापसी का ही एक उपाय है कि भारतीय समझौता कर लिया जाए तथा शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सत्ता सौंप दी जाए। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या देखिए कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या की बात यहाँ पर की गई है। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या के कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने मांग की कि वह एकीकृत केंद्र में ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध उसकी नीति थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय द्वारा केंद्र विलय होने का अधिकार है। किंतु उसने यह स्पष्ट क्या किया यह प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने उपरांत ही पूर्ण होगी। ब्रिटेन की मंशा भी यही थी कि वह संयुक्त एवं मैत्री भाव वाले भारत को सत्ता हस्तांतरित करे तथा राष्ट्रमंडल की सुरक्षा हेतु भारत को सक्रिय साझेदार बनाए, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि विभाजित भारत से राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी तथा ब्रिटिश अवस्था की उसकी नीति प्रभावित होगी। और 1946 में ब्रिटेन के संयुक्त भारत के संबंध में स्पष्ट नीति थी, जो कि उसकी पूर्ववर्ती नीतियों से सर्वथाभिन्न थी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांग विचारणीय है, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। यह घोषणा को शिमला सम्मेलन में सरकार द्वारा अपनाई गई घोषणा से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें वायसराय वेबल ने जिन्ना को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया था। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं से निम्न मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। पहला अंतिम सरकार, दूसरा कि भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय देखे। जब एकता या विभाजन आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस या मुस्लिम लीग दोनों में कोई सहमति नहीं हो सकी, तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु देखिए। पूर्व पैरा के क्या पूर्ण पाकिस्तान गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, जैसे उत्तर पश्चिम 38% जनसंख्या था, उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या। फिर आपको आगे देखिए दूसरा यहाँ पर आपको जो है आपको दूसरा के सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती थी, जैसे पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में तथा पंजाब का जलंधर एवं अम्बाला डिवीजन में हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। दूसरे कुछ सिख नेता पहले से ही राग अड़ाप रहे थे कि देश का विभाजन किया गया तो वे भी पृथक राज की मांग उठाएंगे। तीसरा देखिए पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खत्म में पड़ सकती थी। चौथा देखिए विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या तथा पांचवा को देखिए सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। अब के प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूह विभाजन देखिए। समूह का देखिए मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत। समूह का मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत। देखिए समूह ख में आपको पंजाब, समूह ख के अंतर्गत यहाँ पर पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध एवं सिंध, ये उत्तर पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत हुआ समूह ख। और यह कि आपको समूह क जो हुआ वो आपको हिंदू बहुसंख्यक प्रांत हुआ, और समूह ग जो हुआ बंगाल एवं असम हुआ, जिसमें आपको मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत आपको है। तो समूह ख और ग जो है वो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्र प्रांत तथा समूह स्तरों में विभाजन। संविधान सभा के निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य, प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए, मुस्लिम, सिख और अन्य।
मुस्लिम, सिख और अन्य हिंदू, देखिए हिंदू सहित प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें देखिए जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 92 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिणाम पर आधारित नहीं थी। इस संविधान सभा में समूह क, ख एवं ग तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठकर विचार विमर्श करेंगे, और यदि संभव हुआ तो समूहों के संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात तीनों समूह के सदस्य अर्थात संपूर्ण संविधान सभा एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदाय की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के समान बहुमत के आधार पर किया जाएगा। हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा तथा प्रत्येक समूह का अपने अधीन रखे जाने और प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्य संबंध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेगी, और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शाई गई थी। सभी दलों की सहायता से एक अंतिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। समूह व्यवस्था के संबंध में भिन्न व्याख्याएं देखें। प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह व्यवस्था के अवधारणा को अपनी दृष्टि से देखा था, उसकी अलग अलग व्यवस्था की। कांग्रेस जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है, तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के विरुद्ध है। एकल संविधान सभा का गठन विचारणीय है। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया है। मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत है। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध मुख्य आपत्तियां हैं। विभिन्न दलों ने भिन्न आधारों पर कैबिनेट मिशन का विरोध किया। आपराधिक कांग्रेस प्रथम आम चुनाव के होने तक समूह के रूप में प्रांतों का इंतजार करना उचित व्यवस्था नहीं। प्रांतों की छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हो या नहीं। देखिए समूह में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की निर्वाचन व्यवस्था न होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। मुस्लिम लीग की बात करते हैं। समूहीकरण के साथ समूह ख एवं ग के अनिवार्य होने चाहिए, तभी भविष्य में पाकिस्तान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लीग का सोचना था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी तब सरकार अंतिम सरकार के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी। देखिए यहाँ पर स्वीकारता की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए स्वीकारता 6 जून, देखिए यहाँ पर क्या कि स्वीकारता की जो बात आपके यहाँ पर है उसको देखिए। 6 जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार, देखिए 6 जून को मुस्लिम लीग ने और एवं 24 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में देखिए संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव संपन्न हुआ। 10 जुलाई 1946 की बात करते हैं। 10 जुलाई 1946 देखिए नेहरू ने कहा हम संविधान सभा निहित था कि संविधान सभा संप्रभुति और प्रक्रिया नियमों का निर्णय करेगी। मैं जाने के निर्णय अतिरिक्त किसी और बात से बंधने इस बात की अधिक संभावना है कि किसी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा, जैसा कि NWFP और असम खंड ख और ग में शामिल होने से आपत्ति जताएंगे। 29 जुलाई 1946 को नेहरू जी के कथन के प्रत्युत्तर में लीग ने दीर्घावधि की योजना को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। सांप्रदायिक विध्वंस और अंतिम सरकार। 16 अगस्त 1946 से भारतीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया। अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए। सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कलकत्ता, सिलहट, नोआखली, बिहार, त्रिपुरा एवं गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश शामिल थे।
सरकार की पा देखिए सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन, देखिए सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन की बात हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए बेबेल, देखिए यहाँ पर क्या है कि बेबेल अब किसी प्रकार से कांग्रेस को अंतिम सरकार में शामिल करने के लिए उत्सुक था। यहाँ तक कि देखिए यहाँ तक कि लीग को इससे बाहर रखा गया था, यहाँ तक कि लीग को इससे बाहर रखा गया था। सरकार का यह रवैया लीग की इस आग्रह के विरुद्ध था कि उसे सभी प्रावधान स्वीकार है और पहले की सरकार की सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रवाद की वैधता से इनकार करने और कांग्रेस की प्रतिनिधि प्रकृति से मना करने की प्रकृति विरुद्ध था। इस प्रकार ब्रिटिश शासनिक निरंतरता ने ब्रिटेन से जागरूक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके की मांग की। देखिए अंतिम सरकार की बात हम करते हैं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल के सदस्यों के रूप में शपथ ली। यह काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में काम करने लगी। नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्र समर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि को देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेबर ने घबराकर मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल होने के राजी कर लिया। मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था क्योंकि उसके बिना काउंसिल असंतुलित था। मुस्लिम लीग ने अभी संविधान सभा में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेबर ने यह सूचना दी कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होना स्वीकार कर लिया। अब प्रमुख विचार की हम बात करें, बी आर टॉमलिंसन ने क्या विचार रखे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मत बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। लिनलिथगो कैबिनेट दोनों ने महसूस किया कि कांग्रेस और लीग के बीच की प्रतिस्पर्धा भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरुद्ध सबसे उपयुक्त हथियार है। ये बात बी आर टॉमलिंसन ने कहा था। फिर लॉर्ड वेबर ने 1940 में कहा, लॉर्ड वेबर ने अक्टूबर 1940 में कहा था कि भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हमने अपने व्यापारिक समय में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब बेबेल अब यहाँ मुख्य टॉपिक पाइए। देखिए यहाँ पर क्या बेबेल की इस कार्य से मंत्रिमंडल काउंसिल में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया और लीग द्वारा यह घोषणा कर दिए जाने पर कि उसने संविधान सभा में शामिल होने का कोई वादा नहीं किया था, वेवेल के असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में आचार्य जे बी कृपलानी के आह्वान पर डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा सभा के वयोवृद्ध सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में इस प्रथम सत्र में ही 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दरअसल संविधान सभा के 12 सत्र या बैठकों को दौर हुए थे। पहला 9 से 23 दिसंबर 1946 को, दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947 को, तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को, चौथा 4 नवंबर 1948 एवं 8 जनवरी 1949। देखिए आठवां जो आपको 16 मई 16 जून तक 1949 और फिर देखिए नौवां बैठक आपको 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 में, और 10वां आपको आता है 10वां बैठक आपको आता है 6-17 अक्टूबर 1949 में, 11वां बैठक आपको आता है 4-26 नवंबर 1949 को, और 12वां बैठक आपको आता है 26 जनवरी 1950 को। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान का मांग को और अधिक प्रखर रूप में सामने रखा। अब अंतिम सरकार के मंत्री देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध थे, और दूसरा वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई आपको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, और सी राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा जो थे निर्माण खनन एवं ऊर्जा विभाग के थे मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। आसफ अली जो थे वो रेलवे मंत्री थे, और लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से वो वित्त मंत्री थे, और इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ ये भी मुस्लिम लीग के थे, वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तर जो मुस्लिम लीग से थे संचार मंत्री थे, और गजनफर अली खान मुस्लिम लीग से स्वास्थ्य मंत्री थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के थे कानून मंत्री थे। अब देखिए मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति देखिए यहाँ पर। इसमें देखिए मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक मुस्लिम लीग देखिए यहाँ पर क्या कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में आपको मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ। तत्पश्चात मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए एक मसौदे को पारित किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था, जिसे स्वायत्ता देखिए यहाँ पर क्या कि जिसे स्वायत्ता
देखिए यहाँ पर क्या, जिसे स्वायत्तता अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार था, सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए आहूत की गई अनौपचारिक बैठक में भी भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय तथा नियुक्तियों पर सवाल उठाए। सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय तथा नियुक्तियों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के कार्य में बाधक बन रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के कार्य में बाधक बन रहे थे। देखिए मुस्लिम लीग का उद्देश्य किसी भी तरह पृथक पाकिस्तान निर्माण करना था। उसकी समस्त गतिविधियां तथा निर्णय इसी भावना से उत्पन्न थे। उसके लिए गिरफ्त जैसी प्रक्रिया थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वह या तो मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार को सहयोग देने के लिए कहे या सरकार से अलग होने को कहे। फरवरी 1927 में के मंत्रिमंडल के 9 कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर अपमान की गई लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहे, अन्यथा वे मंत्रिमंडल से अपना नामांकन वापस ले ले। तत्पश्चात लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग से स्थिति और बिगड़ गई। इस प्रकार गतिरोध सुलझने के स्थान पर और बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा। लेकिन भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास देखिए। भारतीय सांप्रदायिकता की विशेषताएं देखिए। मौलिक रूप में आपको सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। भारत में इस सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य कथन है। भारत में इस सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य चरण है। देखिए यहाँ पर क्या कि 3 मुख्य चरण है। पहला हम क्या कि भारत के सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरणार्थ यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना ना हो तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो दूसरा उदारवादी सांप्रदायिकता देखिए आप। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांस्कृतिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांस्कृतिक हितों से भिन्न है। तीसरा देखिए आपको चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता देखिए आप। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में दो भिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। भारत में देखिए आप क्या, भारत में सांप्रदायिकता का विकास भी इसी प्रकार का है। भारत में सांप्रदायिकता का विकास भी इसी प्रकार का, ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ है। यह भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाज में सांप्रदायिक जैसी घटना और विचारधाराओं को जन्म दिया। जैसे नस्लवाद, साम्यवाद विरोध फांसीवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभारने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था। जनमानस में इसके लिए एक व्यापक आधार तैयार किया। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी समाजिक जड़ों तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक समाजी समूह वर्ग और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उनकी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति करता है। समकालीन आर्थिक ढांचे न केवल इसे उत्पन्न किया अपितु उसके कारण यह फली फूली भी। सांप्रदायिकता एक सामाजिक आधार, देखिए सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्यम वर्ग पर अवलंबित था जो तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा था। यह उस काल में बुर्जुआ वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना को जन उपनिवेशवादी नीति तथा उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण तथा भारतीयों के बढ़ते हुए अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए नए तरीकों की जरूरत हुई। देखिए संपर्कों और वफादारियों के नियुक्त आयामों का विकास तथा नई पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया। 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में राजनीतिक जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ उससे भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को बल मिला। नए विचारों ग्रहण करने, नई पहचान तथा विचारधाराओं का विकास करने तथा संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन तथा पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की। उसने भी आपको सांप्रदायिकता की विचारधारा को सशक्त बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि
यद्यपि धार्मिकता सांप्रदायिकता का बहुत अधिक प्रोत्साहित करने का मूल कारण नहीं था, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव तथा लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना न के बराबर थी, धार्मिकता ने सांप्रदायिकता के देखिए धार्मिकता ने सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई तथा कथित तत्वों ने इसे सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया। अब क्या आपको सांप्रदायिकता यहाँ जो कहा गया, सांप्रदायिकता का विकास सांप्रदायिकता के विकास के कारण देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को प्रभावित देती है। यह देखिए, यह व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय और सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या तथा द्वेष को जन्म देती है। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे यह देखिए यह भावना, देखिए यहाँ पे क्या, यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा परधर्म तथा उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में विभिन्न कारणों, परिस्थितियों एवं तत्वों ने समित भूमिका निभाई जो इस प्रकार है। देखिए प्रारंभ को सामाजिक आर्थिक कारण देखें यहाँ पर कालांतर में भारत में बुर्जुआ वर्ग तथा व्यावसायिक वर्गों को उदय की अपेक्षा हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही संप्रदायों में समान थे। सरकारी सेवा, व्यवसाय एवं उद्योगों में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंदिता अवश्य भावी थी और धीरे धीरे बढ़ती गई। मुस्लिम बुर्जुआ वर्ग ने अपने पक्ष पोषण हेतु हिंदू बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध निम्न मध्यम वर्ग के मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। फिर अब ख्याल रखिएगा, भारत के आर्थिक पिछले 15 भयावह बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को भारत अलगाववाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुण, पक्षपात, आरक्षण को विस्तृत आधार प्रदान कर प्रतिद्वंदिता को बढ़ाया था। इसका इनका उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुसलमानों आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षा के धीमी तथा उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा हावी थी। कि फलत इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की बात करते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को दृष्टि से देखा। 1857 विद्रोह और वहाबी आंदोलन के पश्चात तो सरकार की शंका उनके प्रति और बढ़ गई और फलतः अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति दमन तथा भेदभाव की नीति अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रसार से अरबी तथा फारसी भाषाएं पिछड़ गई। मुस्लिम समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव यह हुआ कि उनमें आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा था। वे धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। 1870 के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद को उभरने तथा नवशिक्षित मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुसलमानों के दमन की अपनी नीति त्याग देता उनमें चेतना का प्रसार करता उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर उन्हें उभारने का प्रयत्न किया, जिससे मुसलमानों को राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। देखिए, यद्यपि प्रारंभ में सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी एवं सुधारवादी था, किंतु बाद उन्होंने उपनिवेशी शासन का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस का विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों के पृथक अस्तित्व एवं पृथक हितों की बात भी कही। कालांतर उन्होंने यह भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि चूंकि हिंदू भारतीय संख्या बहुमत में है, इसलिए ब्रिटिश शासन निर्भर होने या समाप्त हो जाने की स्थिति में हिंदुओं के मुसलमानों पर दबदबा कायम हो जाएगा। देखिए यहाँ भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देखे। भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देखे। अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने तथा ब्रिटिश देखिए यहाँ पर क्या अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने तथा ब्रिटिश समाजवाद की जड़ें सुदृढ़ करने ब्रिटिश समाजवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह की जिसमें देखिए ब्रिटिश समाजवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह से की जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सके। बाद में विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने उनका अनुसरण करते हुए प्राचीन भारत को हिंदू काल तथा मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल के संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में
में शासकों के आपसी संघर्ष को इन इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में उद्धृत किया। देखिए यहाँ पर सामाजिक धार्मिक, देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्श्व प्रभाव देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्श्व प्रभाव देखिए 19वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुसलमान दोनों समुदाय में अनेक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इन सभी सुधार आंदोलनों ने स्वयं को अपने अपने समुदाय के लोगों तक ही सीमित रखा। सुधार आंदोलनों की इस प्रवृत्ति से देश विभिन्न समुदाय में विभक्त हो गया। मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे वहाबी आंदोलन तथा हिंदू सुधार आंदोलन जैसे शुद्धि आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म का उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुआ था। इसे सांप्रदायिकता को बल मिला। इन सुधार आंदोलन में सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकांकी बल दिया गया। इन विभिन्न सुधार आंदोलनों के समानांतर प्रभाव को एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान करना समझाया गया। अब यहाँ देखिए उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव देखिए। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरणों में राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों के भय को दूर करने पर विशेष बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में आयोजित दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि कांग्रेस के अधिवेशन या सम्मेलन में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। 1889 में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसे किसी मुद्दे को अपने कार्यक्रम में उद्देश्य में सम्मिलित नहीं करेगी जिसका मुसलमान विरोध करेंगे। किंतु कांतन उग्रवादी राष्ट्रवाद को भरने से इसमें हिंदू राष्ट्रवादी हावी हो गए। तिलक के गणपति एवं शिवाजी उत्सव तथा गो हत्या के विरुद्ध अभियानों ने विभिन्न प्रकार की शंका में जन्म दिया। भारत माता राष्ट्रवाद के धर्म के रूप में अरविंद घोष के अवतार ने गंगा स्नान के पश्चात बंग भंग विरोध आंदोलन प्रारंभ करना तथा क्रांतिकारियों देवी काली या भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करने जैसी रस्में शायद ही किसी मुसलमानों को पसंद आ सकते थे। निसंदेह देखिए यहाँ पर क्या निसंदेह ये सभी रस्में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल थी। तदुपरांत क्रांतिकारियों द्वारा शिवाजी एवं महाराणा प्रताप के क्रमशः औरंगजेब तथा अकबर के विरुद्ध संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमा मंडित करना भी उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौते 1916 तथा खिलाफत आंदोलन 1920-22 का भी प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिक प्रभाव हुआ। देखिए बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पर देखिए बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विभिन्न उग्रवादी संगठनों हिंदू महासभा 1915 तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 इत्यादि गठन के अल्पसंख्यकों पर असांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई। यहाँ देखिए इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद हिंदू हितों की वकालत की। देखिए जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। निसंदेह इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म देखिए विभिन्न वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म तथा विकास से संबंधित विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। 1887 देखिए भारत के वायसराय डफरिन एवं संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविल ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद खान तथा राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने को प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान ने बुद्धिजीवी मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस से दूर है। फिर भी कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनमें बदरुद्दीन तैयबजी और मीर मुशर्रफ हुसैन, ए भीमजी, आर एस सयान तथा हामिद अली खान प्रमुख थे। 1906 देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 1906 देखिए सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला शिष्टमंडल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। देखिए शिष्टमंडल में ब्रिटिश सुधारों की प्रशंसा की तथा उसके प्रति पूर्ण राजभक्ति की भावना प्रकट की। इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मांग की कि इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मांग की कि मुसलमानों को व्यवस्थापिका उचित प्रतिनिधि देने हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार के निष्ठा एवं वफादारी के आधार पर नियुक्तियां की जाए तथा इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली जाए। गौर सरकारी सेवा मुसलमानों को ज़्यादा अवसर दिए जाए। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को पूर्णतः उचित बताया था। उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल उसने आश्वासन किया कि सरकार मुसलमानों को सम्राट के प्रति उच्च निष्ठा के कारण उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देगी। इस शिष्टमंडल के प्रयासों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1907 देखिए यहाँ पर 1907 के आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब बकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग करके आप क्या, लीग का उद्देश्य देखिए, लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना था, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग कर रखना था। देखिए 1909 यहाँ देखिएगा, देखिए 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बी.एन. मुखर्जी तथा लालचंद ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की। 1915 की बात करते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। 1912-24 देखिए आप, इस अवधि मुस्लिम लीग कांग्रेस की नीतियों के काफी करीब पहुंच चुकी थी तथा उसमें मोहम्मद अली, मौलाना आजाद तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा 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 राष्ट्रवाद हावी होने लगे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्ना जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर उनकी राष्ट्रीयता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। उनका प्रखर धार्मिक और इस्लाम एकांतवाद झुकाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। साथ राजनीतिक सवालों पर उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1916 की बात यहाँ पर की गई। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक मतदाता मंडलों तथा सीटों का आरक्षण की मांग मान ली था। दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे पेश की। यद्यपि यह समझौता कई दृष्टियों से प्रगतिशील था, किंतु कांग्रेस ने इसके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश तथा समुदायों के हित भिन्न भिन्न है। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले। 1920 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन मुसलमानों ने हिस्सा लिया, किंतु उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1920 देखिए, देश में सांप्रदायिक दंगों का खतरा मंडराने लगा। इसी समय स्वामी सदानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। आर्य समाजों ने एक अन्य आंदोलन भी प्रारंभ किया। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाया। इस सांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव बहुत से राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा था। उनकी विचारधारा भी सांप्रदायिक या अर्ध सांप्रदायिक हो गई। स्वराजवादी दो गुटों में बंट गए। एक गुट ने तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार को सहयोग देने का निर्णय किया था। दूसरा गुट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों का था। यहाँ देखिए मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एन.सी. खेलकर हिंदू महासभा शामिल हो गए थे। हिंदू महासभा के सदस्य तथा सरकारप्रस्त स्वराजवादियों ने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों जैसे मोतीलाल नेहरू इत्यादि पर इस्लामिक हितों के प्रति प्रेम दिखाता हिंदू हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया। किंतु सबसे नाटकीय परिवर्तन अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली के दृष्टिकोण में आया। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ प्रशंसनीय सहयोग करने वाले अली बंधु ने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा करने तथा हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप लगाया। देखिए यहाँ पर क्या कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी नेतृत्व सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित नहीं कर सका। 1928 के बाद देखिए यहाँ पर क्या, कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादी तथा सिख लीग ने धीरे विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट के हिंदू हितों का दस्तावेज बताते हुए जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा स्थानीय निकाय तथा शासकीय सेवा में आरक्षण देने की मांग की। इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने अनेक गलतियां की। जैसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की राजनीति को वैधता प्रदान कर दी। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि सभी सांप्रदायिक नेता अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप्रदायिक एवं धर्म आधारित हितों का वास्तविक जीवन महत्वपूर्ण स्थान है। अब दूसरा इसने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इसने धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इससे कांग्रेस की संप्रदाय के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक विचारधारात्मक अभियान चलाने की इच्छा शक्ति और अधिकार कम हो गए। सांप्रदायिकता पर संगठित एवं एक मुक्त प्रहार करने की कांग्रेस की रणनीति भी परिवर्तित हो गई। 1930 देखिए आप, यद्यपि जमायत उलेमाए हिंद कश्मीर राज तथा खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, किंतु कुल मिलाकर मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी खिलाफत असहयोग आंदोलन में थी। भावी संवैधानिक सुधारों के संबंध लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने 2 सम्मेलनों का बहिष्कार किया था, केवल एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं संप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत की।
1932 का सांप्रदायिक निर्णय देखिए, कम्युनल अवार्ड देखिए, सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड देखिए, में सांप्रदायिक निर्णय में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया। 1937 के पश्चात 1937 के प्रांतीय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों के एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। 1930 के दशक में सर्वप्रथम एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित किया। बाद में कवि इकबाल ने इसका और प्रचार किया। इसके पश्चात आपको संप्रदायवाद एक संगठित जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का, देखिए यहाँ पर क्या है, मुख्य आधार अल्पसंख्यक, देखिए जिसका मुख्य आधार समूह का मध्य एवं उच्च, देखिए गरीब का मध्य, देखिए मुस्लिमों का मध्य एवं उच्च जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका वर्ग था, जिसका मुख्य आधार आपको समान वर्ग का मध्यम एवं उच्च वर्ग था। देखिए जेड ए सुरेली, एम एफ दुरानी, देखिए फैज उल हक इत्यादि ने कांग्रेस के विरुद्ध व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए अब सांप्रदायिकता का स्वरूप उग्र हो गया तथा उसके चरित्र में भाई घृणा, जुल्म, दमन एवं हिंसा ऐसे शब्दों का समावेश हो गया। 1937 तक सांप्रदायिकता का नरमपंथी दौर जाएगा। 1937 तक सांप्रदायिकता का नरम दौर आपको जाएगा, जो मुक्त बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित था। किंतु इसके बाद वह तेईस उग्रवादी या फांसीवादी तौर तरीके अपनाने लगा। उसका सामाजिक आधार अब तेजी से व्यापक होने लगा था, जनसम्मान को गिरफ्त में लेने के प्रयास होने लगे। इसके लिए शहरी निम्न मध्यम वर्ग को आधार बनाया गया। इस वर्ग को उभार कर सुसंगठित एवं आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक संप्रदायवादी राजनीति का मुख्य आधार उच्च वर्ग था। अतः निम्न मध्य वर्ग को अपनी चपेट में लेने तथा सांप्रदायिकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भय तथा घृणा ऐसी आतंकी भावनाओं का सहारा लिया गया। हिंदुओं को उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठन यथा हिंदू महासभा तथा RSS एवं गोलकर के विचारों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उग्रवादी स्वरूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार आपराधिक सिद्धांतवादी मौलिकतावादी अवधारणा का विकास प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेकर अपना सामाजिक आधार पुख्ता किया। दूसरा उपनिवेशवादी शासन ने राष्ट्रवादी को विभाजित करने हेतु अन्य सभी माध्यमों का सहारा लिया। तीसरा संप्रदायवादी मानसिकता को चुनौती देने की प्रारंभिक असफलता उग्रवादी सांप्रदायिकता को रेखांकित एवं सुदृढ़ किया। 1937 देखिए यहाँ पर क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते की उन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया जब उन्होंने ये असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को हिंदू संगठन घोषित करता, मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता दे। 24 मार्च 1940 देखिए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अलिखित सिद्धांतों पर आधारित न हो। भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाए ताकि वहाँ मुसलमान बहुमत में हो, जैसा कि भारत उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश और इनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें समृद्ध प्रदेश स्वशासी और प्रभुता संपन्न होता है। जिन स्थानों मुसलमान अल्पमत में हो वहाँ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखिए यहाँ क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत को सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से युद्धोपरांत संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन साथ ही उसने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई थी। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देगी जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदाय का प्रतिनिधित्व न हो। एक प्रकार से मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मुस्लिम लीग ने देखिए यहाँ पर क्या, मुस्लिम लीग ने विशेषाधिकार का भरपूर प्रयोग किया था, यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई। लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला समेत तथा मंत्रिमंडल शिष्टमंडल
कैबिनेट मंत्रिमंडल शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने की संभावना तराशी। अंतर मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बंगाल को मिलाकर एक नई राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान गठन हुआ। अब प्रमुख विचार महात्मा गांधी क्या था? अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न स्वयं अदृश्य हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। अब 1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल ना ही हिंदू राष्ट्र का अधीन द्वयम दर्जे की नागरिकता है, ना ही बहुराष्ट्रीय भारत में संधि भागीदारी। उनका अंतिम लक्ष्य है पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्रीयवाद। पाकिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कहा गया था। अब यहाँ के पाकिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कहा गया था। अब एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। तो ये बात आगा खान ने कहा था। अब हम देखिए सारांश की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर सारांश आपको क्या है कि देखिए ब्रिटिश शासन अंतिम 2 वर्ष, देखिए ब्रिटिश शासन अंतिम 2 वर्ष देखिए दो मुख्य आधार देखिए स्वतंत्रता एवं विभाजन के संबंध में कुटीर समिति सांप्रदायिकता एवं हिंसा से परिपूर्ण। दूसरा देखिए तीव्र उन्मादी एवं जन प्रतिक्रिया। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल का सत्ता माना। अगस्त 1945 केंद्र में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा। सितंबर 1945 में युद्ध के उपरांत विधानसभा गठित करने की घोषणा। सरकारी रुख में परिवर्तन इसका कारण था। वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन। ब्रिटेन अब विश्व की नंबर 1 शक्ति नहीं रही। श्रमिक दल का भारत से सहानुभूति प्रदर्शन। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में प्रभाव। देखिए आप संपूर्ण एशिया में समाजवाद विरोधी लहर। ब्रिटिश नौकरशाही कांग्रेस द्वारा पुनः नया आंदोलन करने की संभावना से भयाकरण। देखिए कांग्रेस के 2 मुख्य चुनावी मुद्दे 1942 का सरकारी दमन, आजाद हिंद फौज की युद्धबंदियों की जनता का दबाव। आजाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन मुख्य बिंदु। अप्रत्याशित उत्साह सशक्त भागीदारी। अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार। सरकार के परंपरागत भक्त सरकारी सेवक एवं निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। देखिए दिनों दिन मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। 3 प्रमुख विद्रोह देखिए 21 नवंबर 1950 को कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में भारतीय सायुध सेना के नाविकों की हड़ताल के संबंध में कांग्रेस ने विद्रोह की रणनीति एवं समय को अनुपयुक्त मानते हुए इनका समर्थन नहीं किया। देखिए आप क्या कि चुनाव परिणाम की बात यहाँ पर करते हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के 102 सीटों में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त की। उससे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं मध्य प्रांत एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब उसने यूनानिवादियों एवं अकालियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के 30 आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की। सिंध एवं बंगाल में उसे पूर्ण बहुमत मिला। 1940 के अंत अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित लगने लगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता। दूसरा नौकरशाही एवं अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में हरा। तीसरा आजाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन था। भारतीय सायुध सेना के नाविकों का विद्रोह। फिर देखिए चौथा के समझौते एवं दमन के ब्रिटिश नीति का सीमाकरण। पांचवा देखिए आंतरिक सरकारी शासन का असंभव हो जाना। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया सरकारी नीति का देखिए आप क्या सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य देखिए भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके सामाजिक वापसी समाजवादी शासन के पश्चात भारत ब्रिटेन संबंधों को मधुर बनाए रखने की योजना। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देखिए पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। मौजूदा विधानसभाओं का 3 समूह क, ख, ग एवं समीकरण। संघ प्रांत एवं विदेशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका। प्रांत विधानसभा के सदस्यों का चयन करेगी। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र कम्युनल सेंटर की व्यवस्था। प्रांतों को स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियाँ, देशी रियासत उत्तराधिकार सरकार ब्रिटिश सरकार से करने तो स्वतंत्र। भविष्य में प्रांतों को समूह या संघ में सम्मिलित होने की छूट। इस बीच संविधान सभा द्वारा एक अंतिम सरकार गठन किया जाएगा। व्याख्या कांग्रेस ने तर्क दिया कि समूहीकरण और वैकल्पिक था, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है। मिशन ने लीग के मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। स्वीकारता देखिए आप जून 1940 में लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। आगे का विकास जुलाई 1940 देखिए नेहरू के प्रेस वक्तव्य के पश्चात मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 16 अगस्त 1940 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मानने की घोषणा की। सितंबर 1940 देखिए सितंबर 1940 यहाँ देखिए तो आपको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार ने शपथ ली। सितंबर 1940 में अक्टूबर
1946 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित, लेकिन अब उसने अड़े रवैया अपनाया। फिर फरवरी 1927 में क्या हुआ कि कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की, लेकिन लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग उठाई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया अध्याय 25 की बात आपके आपकी अध्याय 25 जो आपको स्वतंत्रता एवं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।